हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आपको पता चल गया होगा कि अभी ये कौन सा वीडियो है। यस फ्रेंड्स, ये आपकी अदालत में योगी जी का लास्ट फाइनल पार्ट है। तो ये होगा फिनाले आई शुड से। और पर वीडियो देखने से पहले यस फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। एंड वीडियो देखने के बाद अगर योगी जी आपका दिल जीते अपनी बातचीत से, अपने आंसर से, तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले आज मैं कुछ अलग करने वाली हूँ। क्या अलग करने वाली हूँ? मैं कुछ कमेंट्स पढ़ूंगी जो मुझे अपने पिछले वाले वीडियोस में आप लोगों ने लिखे थे, जिसमें आपने बताया योगी जी के बारे में, आपका उनके बारे में क्या ख्याल है। और बहुत अच्छे अच्छे थे, बहुत सारे कमेंट्स थे, पर मैं सब नहीं पढ़ सकती, तो मैंने एक दो जो है ना वो पिक कर लिए रैंडमली कि चलो ये पढ़ते हैं। तो उससे जिनको नहीं पता योगी जी के बारे में उनको भी कुछ आइडिया होगा। तो पहला कमेंट है जेके डेवल का, और वो कह रहे हैं एक ही नारा, एक ही नाम, मोदी योगी जय श्री राम। बहुत अच्छा लिखा है। उसके बाद ये नेक्स्ट कमेंट है गेमर बॉय का, और वो कह रहे हैं कि मेरे गांव सुल्तानपुर यूपी में है मैम योगी जी के सीएम बनने की पहली। हमारे गांव में लाइट मुश्किल से 2 से 4 आवर्स रहती थी, और कभी कभी रहती भी नहीं थी। योगी जी के आने के बाद मैम आज 18 से 20 घंटे डेली मिलती है लाइट। और सरप्राइजिंग फैक्ट तो ये है कि पूरे गांव में से लगभग सब ने एसपी, ये क्या है, कांग्रेस, नहीं कुछ और है शायद, एसपी कांग्रेस, पता नहीं, ये गलत हो सकते हैं। इन सब, अच्छा कांग्रेस, ये एसपी कांग्रेस, इन सब पार्टीज को वोट दिया था, योगी को नहीं। लेकिन मैम अब पूरा गांव सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और योगी जी को वोट देता है। वाह, कमाल है। वही ना, अगर आप काम अच्छा करोगे तो दिल तो जीतोगे ही सबके। फिर अंकित कुमार जी लिखते हैं यूपी गवर्नमेंट बजट इज 10 times more than Delhi budget. I am from UP. योगी जी कंप्लीट देयर ऑल promises. तो देख लियो, आपके सामने है कि जो जो यूपी में रहते हैं वो अपना आंखों देखा हाल बता रहे हैं कि कितनी चेंजेस आ रहे हैं, कितने डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। फिर युवराज सिंह जी लिख रहे हैं यू नो व्हाट his sister Shashi Singh ji is just a small tea seller and flower seller that you see on the temple gates in India. फिर his younger brother is on the Indo-China border right now at present. कमाल है। And his father expired on 20th April 2020. And you know what? Yogi ji did not attend his father's funeral just because being a CM, he had to be a role model for this state's people in the lockdown to obey social distancing, and also being a sannyasi, he detached himself from his family. Even when he got the news that his father is no more, he was taking a meeting on COVID, and the officers sitting there had told after the meeting that even after listening his father's death news, he did not move and said he will see that after the meeting. I am from Uttar Pradesh and we are the most blessed praja in the country. Our Raja is the one who took care of everyone in the state as he's our father. Literally, I will giving my first vote in 2022 to Yogi ji in UP election. I pray to Shri Ram he wins again. So यही फ्रेंड्स थोड़े से मैंने रैंडमली पिक किए हैं। बहुत सारों ने, आप सबने लिखे थे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स, पर मैंने कहा चलो कुछ पढ़ के बताते हैं उन लोगों को जिनको अभी पता नहीं है कि जो यूपी में रहते हैं, जब उन्होंने चेंजेस देखे हैं तो मानना पड़ेगा कि योगी जी कमाल कर रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, बहुत गपशप कर ली,
अब जल्दी से देखते हैं आज का ये वीडियो। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप है कि इनके शासन में मुसलमानों में खौफ है। अब ये कहा जा रहा है योगी जी, जिस दिन से आप मुख्यमंत्री बने हैं, जो मुसलमान भाई बहन हैं उनके मन में खौफ है, डर है, आशंका है कि यूपी में रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे। पिछले 70-72 दिनों में तो किसी मुसलमान के ऊपर कोई कहर नहीं ढाया गया कहीं भी। दूसरा, हम लोग केंद्र में आदरणीय मोदी जी को आदर्श मान करके कार्य कर रहे हैं। उन्होंने 2013 में एक मंत्र दिया था, सबका साथ सबके विकास का। बिल्कुल, सरकार उसी तर्ज पर कार्य कर रही है। हम योजनाएं सबके लिए लाएंगे, विकास सबका करेंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। सबको सुरक्षा देंगे, सबके विकास को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर कोई अपराध करेगा तो फिर उस समय कानून अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगा। बिल्कुल, मुझे लगता है ये भय अनावश्यक है। मेरे जनता दर्शन कार्यक्रम में आप ताजुब करेंगे, प्रतिदिन 25, 30, 40, 50 मुस्लिम महिलाएं आती हैं और उनकी पीड़ा को अगर आप सुनेंगे, कोई अपने पिता के साथ, कोई अपनी मां के साथ, कोई अपने बेटे के साथ, कोई अपनी बहन के साथ, कोई अपने किसी रिश्तेदार के साथ आती है, एक ही बात उनकी होती है, हमें टेलीफोन से तलाक देकर के छोड़ दिया गया, हमें एक कागज में भेज करके, चुटकुला भेज करके कह दिया गया कि इनको छोड़ दो। भाई, उन लोगों को न्याय तो मिलना ही चाहिए। और अगर उनकी पैरवी करने की बात प्रदेश सरकार कर रही है, मुझे लगता है कि आधी आबादी के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उस आधी आबादी को न्याय मिलना ही चाहिए, ये हम लोगों का आग्रह है। और मुझे प्रसन्नता है कि बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने इस अभियान को अपना समर्थन दिया है। मैंने लखनऊ में देखा है, बहुत सारे सिया धर्मगुरुओं ने गौ हत्या को पूरी तरह प्रतिबंधित करने की बात की, गौ मांस को सेवन न करने की उन्होंने खुलेआम वकालत की, इस प्रकार की उन्होंने आदेश जारी किए हैं। मुझे लगता है कि जो लोग संविधान के साथ, कानून के अनुसार, शासन की व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं, उनको कहीं भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। सरकार उनकी सुरक्षा करेगी, उनका सम्मान भी उनको वापस कराएगी। लेकिन हाँ, कोई अपने को कानून से ऊपर समझता है, संविधान से ऊपर समझता है, उसके अंदर भय होना जरूरी है। अब योगी जी, आप 3 तलाक की बात करेंगे, आप गौरक्षा की बात करेंगे और फिर भी सोचेंगे कि मुसलमान बुरा ना माने। भाई, मैं कहता हूं तो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस बात के लिए उपयोग कर दिया है। उन्होंने 3 तलाक का विरोध कर दिया है, उन्होंने गौ हत्या का विरोध भी करना शुरू कर दिया है, और सभी लोगों को इसको स्वीकार करना चाहिए। मुझे लगता है सब स्वीकार करेंगे, एक सौहार्द की स्थापना होगी। हमें प्रयास करना चाहिए कि सौहार्द कहीं बिगड़ने ना पाए। इसके लिए दोनों पक्षों को कहीं ना कहीं अपने कुछ निहित स्वार्थों की तिलांजलि देनी होगी, और अगर इस दिशा में एक बेहतर प्रयास हो सकेगा तो मुझे लगता है कि आजादी के बाद का एक सबसे बड़ा रिफॉर्म होगा, जिसमें हम लोग समाज में सौहार्द स्थापना करने की एक पहल कर सकेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस पहल में आगे आकर के सहयोग किया है। लेकिन मैं आपको साफ साफ पूछ लेता हूँ, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बूचड़खाने बंद किए गए, मुस्लिम समुदाय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कारोबारी हैं, जिनको लगता है कि मुस्लिम समुदाय की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए ये काम किया जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया है। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में पहले से ही कुछ आदेश जारी किए थे, कुछ डायरेक्शन जारी किए थे। हम लोगों ने तो प्रशासन से कहा कि भाई देखो, ये जो आदेश हैं आप इसको लागू करवाइए। कुछ लोग आनाकानी करने का प्रयास कर रहे थे, हमने कहा भी कुछ नहीं, अगर न्यायालय ने कह दिया है तो इसमें फिर एक वर्ड का प्रश्न ही नहीं उठता। बिल्कुल, अब इसको लागू करिए। 24 घंटे के अंदर सब कुछ लागू हुआ।
Good. मेरे पास तमाम लोग आए थे, इस पेशे से जुड़े हुए लोग आए थे, उसमें दोनों प्रकार के लोग थे। उन लोगों ने कहा साहब, मैंने कहा बताओ कि आखिर हमारा आदेश कहां पे है? ये तो एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम पालन कर रहे हैं। अगर हम पालन न करें तो हमारे सारे अधिकारी जेल चले जाएंगे। तो क्या हम अधिकारियों को जेल भिजवाएं अपना? हम अधिकारियों को जेल नहीं जाने देंगे, लेकिन कानून के अनुसार प्रदेश को चलाएंगे भी। अब पिछली सरकार भी तो चुपचाप बैठी थी इस कानून के ऊपर। पिछली सरकार में ही अंतर है कि पिछली सरकार में प्रशासन, अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डायरेक्टर, स्पेशल सेक्रेटरी को घंटों कोर्ट में खड़ा होना पड़ता था, अपमानित होना पड़ता था। इस सरकार में ऐसी कोई नौबत नहीं आई है और आगे भी नहीं आएगी, कतई नहीं आने देंगे। न्यायालय का कोई आदेश है, न्यायालय का सम्मान होगा, बिल्कुल। लेकिन अनावश्यक रूप से हमारे अधिकारी कोर्ट के कटघरे में खड़े होने के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन ये आपकी जो रेपुटेशन है सिर्फ यहाँ नहीं है, अमेरिका तक, न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी, हफिंगटन पोस्ट है उसमें खबर छपी। उन्होंने लिखा कि योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोट का कंसोलिडेशन करना चाहती है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हिंदू तो दुनिया का सबसे उदार मनुष्य है, बिल्कुल। या दुनिया के अंदर कोई ऐसा व्यक्तित्व बताइए कि जिसने इतनी उदारता के साथ दुनिया के किसी मत, किसी मजहब या किसी सेक्ट को अपने यहां सम्मान दिया हो, फलने फूलने का अवसर दिया हो। फिर हिंदू से इतनी चिढ़ क्यों? और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, लेकिन एक हिंदू होने के नाते मुझे अपने उन दायित्वों का भी निर्वहन करना है कि प्रदेश में हर व्यक्ति का विकास और प्रत्येक 22 करोड़ जनता की सुरक्षा का दायित्व भी मेरे ऊपर है। मुझे ये करना है। हमारा मंत्रिपरिषद और इस मंत्रिमंडल से जुड़ा प्रत्येक सदस्य उसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर के कार्य करेगा। उन्होंने आपके पुराने बयानों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि आपने कहा था अगर वो एक हिंदू लड़की को उठाएंगे तो हम 100 मुसलमान लड़कियों को उठाएंगे, अगर वो एक हिंदू को मारेंगे तो हम 100 मुसलमानों को मारेंगे। एक कंडीशनल बयान थे और कंडीशनल बयान इस बात को लेकर के, वो तो मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर कोई अपराधी किसी निर्दोष व्यापारी को मारेगा, किसी राह चलती हुई बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, तो फिर उसके खानदान को तय करना होगा कि उसको इस धरती पर रहना है कि नहीं रहना है। वाह, बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक। तब भी तय करेंगे और हम इस प्रकार की अराजकता प्रदेश के अंदर नहीं फैलने देंगे, क्योंकि अराजकता के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी। हमने चेतावनी देख करके बहुत कर लिया है, अब आगे एक्शन की तैयारी हो रही है। बृहद स्तर पर कार्रवाई होगी। गुंडे अपराधी या तो जेल के अंदर होंगे या प्रदेश से बाहर होंगे या अन्यत्र कहीं होंगे, लेकिन हम लोग उनको सड़कों पर खुलेआम अराजकता और जंगलराज की स्थिति पैदा करने की छूट नहीं देंगे। ये बयान पिछले बयानों के ही साथ जुड़े हुए बयान हैं। गुड, बिल्कुल ठीक बोल रहे आपके हैं। बहुत सारे लेख हैं जो उद्धृत किए गए हैं। अब एक का टाइटल है खतरे में हिंदू, दूसरे का टाइटल है सावधान ये इस्लामी आतंक है, आतंक का गढ़ आजमगढ़, और फिर लिखा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये सब कहीं ना कहीं भाई, ये तो एक तो पाकिस्तान से जुड़ा होगा। हाँ, लातों के जुड़ा है। पाकिस्तान के बारे में क्या बोलो। आजमगढ़ की स्थिति आपने देखा होगा कि 2008 में मुझ पर स्वयं हमला हुआ था और हमले की पूरी जानकारी तत्कालीन प्रशासन को थी। पूरे रिकॉर्ड उनके पास हैं कि हमला कहां से संचालित हो रहा है, कौन लोग मुझ पे कहां हमला करने वाले हैं। यानी अगर मुझे आजमगढ़ के पहले मेरे एक कार्यकर्ता के द्वारा हल्की सूचना नहीं दी गई होती कि देखिए आगे कुछ होने जा रहा है, हमें इस बात की आशंका है, क्योंकि इसमें कुछ एकाध पुलिस वालों के नाम भी सामने आए थे, तो मुझे लगता है कि मैं इस धरती पे ही नहीं रहता। मैंने अपनी गाड़ी ही बदल दी और मैंने उसमें अपने 2-3 सतर्क कार्यकर्ताओं को रखा कि भाई देखो हमला होगा, गाड़ी की चिंता मत करना, तुम लोग पहले निकल करके बाहर भागना। 11वें नंबर गाड़ी में मैं था। मैं अपनी गाड़ी गेस्ट हाउस में लेकर 3रे नंबर पर मैं चला गया, ताकि मैंने सब कुछ ऐसे रहने दिया। 10, 11 और 12 इन 3 गाड़ियों को निशाना बना करके इतना, यानी इतनी उसके साथ उनको बिल्कुल वो कर दिया गया था, तो कार्यकर्ताओं को पहले से सावधान कर दिया गया था, तुरंत निकल करके बाहर हो गए, बचाव कर लिया उन्होंने। ये जो स्थितियां थी
देश एक समय, आपको लगता नहीं कि देश के अंदर जितनी भी आतंकी घटनाएं घटित होती थी उन सब के सूत्र कहीं ना कहीं आजमगढ़ से जुड़ते जा रहे थे। रोका गया, रोकेंगे, हम प्रदेश के अंदर कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे। और अगर कोई इस प्रकार की घटनाओं को, जो समाज विरोधी हो, जो राष्ट्र विरोधी हो, इस घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास करेगा, प्रश्रय देगा, तो सख्ती के साथ ऐसे तत्वों को कुचलने का कार्य भी हम लोग करेंगे। इसमें किसी प्रकार का हम लोगों को कोई संकोच नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं, आपने क्या लिखा था। आपने लिखा, आज आजमगढ़ इस्लामी आतंकवाद का गढ़ बन गया है। देश दुनिया में आतंकवाद की कोई घटना, इसके सूत्र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आजमगढ़ से जुड़े होते हैं। न हो यह असंभव है। ये आतंक इस्लाम के नाम पर है, इसलिए इस्लामी आतंकवाद है। ये तो दुनिया कह रही है, ये मैं थोड़ा कह रहा हूं। दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है और मुझे प्रसन्नता है कि आजमगढ़ ने काफी सुधार किया। अन्यथा हर मामले में बटला हाउस कांड आजमगढ़ से जुड़ता था। देश के अंदर कहीं कोई घटना विस्फोट होता था, उसमें सूत्र वहां से जुड़ते थे और उसी में तमाम इस देश के सेकुलरिस्ट वहां जाकर के ऐसे तत्वों को प्रश्रय भी देते थे। तो ये जो स्थितियां थी, देखिए, आखिर रावण को मारने के लिए भगवान राम को धनुष बाण उठाना ही पड़ा है और कंस को मारने के लिए कृष्ण को सुदर्शन उठाना ही पड़ा। अगर शांति से ही सारी चीजें हो जाती, ये मैं भी जानता हूं कि मैं चेतावनी दे रहा हूं, तब भी बहुत सारे अपराधी ऐसे होंगे जो सुधरेंगे नहीं। उनको ठीक करने के लिए हमें सख्त कदम उठाने तो पड़ेंगे ही। और मैं इस बात को जानता हूं और अंततः उसी निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचेंगे और ये होगा। लेकिन आपकी इमेज ऐसी बनी है क्योंकि आप ऐसी बातें कहते रहे। अब देखिए, आपने लिखा, देश का एक वर्ग ऐसा भी है जो आतंकवाद के साथ इस्लाम शब्द जोड़े जाने का विरोध करता है, पर क्या उन्हें यह नहीं मालूम कि केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया में इस्लाम और अल्लाह के नाम पर मौतों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? क्यों रोज रोज निरपराध हिंदुओं की हत्या होती है? आप चले जाइए ना, अफगानिस्तान से लेकर के सूडान तक और पूरे उस क्षेत्र को आप देख लीजिए, आईएसआईएस के नाम पे क्या हो रहा है। क्यों नहीं उसको कंडेम किया जाता है? क्यों इस प्रकार की स्थितियों को इस देश के अंदर और पूरी दुनिया के मुल्ला मौलवी इसके खिलाफ एक फतवा जारी करके लोगों को इसके प्रति जागरूक करते हैं? मुझे लगता है जिस दिन जागरूक कर देंगे, एक बड़ी आबादी तबाह होने से बच जाएगी। जो लोग ये मानते हैं कि हम दुनिया को नष्ट करके स्वयं जीवित रह पाएंगे, उनकी गलतफहमी है। दुनिया को खत्म नहीं कर पाएंगे, स्वयं खत्म हो जाएंगे। देखिए, ये आपका लेख है, जब भारत का राष्ट्रत्व जगेगा, भारत माता सिंघनी की तरह दहाड़ उठेंगी, तब जागृत हिंदू महाकाली की तरह आतंकवादियों के नरमुंडों की माला पहनकर अपनी रक्तिम लपलपाती जिह्वा से आतंक के पर्याय नर पिशाचों का रखवाल करेगा। तब अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे फिर से भगवा लहराएगा। देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो ये बृहत्तर भारत के ही हिस्से थे। आप रामायण और महाभारत काल में चले जाइए, आखिर माता कैकेयी कहां की थी? आप चले जाइए, गांधारी कहां की थी? आखिर वो क्षेत्र तो ठीक है, परिस्थितियां बदली, इतिहास ने एक ऐसा तांडव किया कि वो क्षेत्र भारत से अलग होते गए, अलग हुए। लेकिन क्या ये सच नहीं कि बृहत्तर भारत का हिस्सा अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, वर्तमान का बांग्लादेश भी है और अन्य तमाम जो आसपास के भूभाग हैं, सब बृहत्तर भारत की सेवा करते थे। किसी कालखंड में पिछड़े थे, हटे थे, हमसे बिछड़ गए थे। हो सकता है इतिहास फिर करवट ले। अगर दोनों जर्मनी एक हो सकती हैं, तो ये मान करके चलिए कि वो दिन जरूर आएगा जिस दिन आईएसआईएस के तांडव को अगर उस समुदाय के लोग स्वयं रोकेंगे नहीं, तो मुझे लगता है कि आगे की कार्रवाई के लिए फिर जो मैंने कहा है वही होने वाला है। अब फाइनल राउंड है हमारे पास में और फाइनल 2-4 सवाल हम ले सकते हैं। ये मेरा सवाल नहीं, ये मेरी बेटी का एक वाकया मैं बताना चाह रहा हूँ योगी जी को। मेरी बेटी सऊदीया गई थी मेरे साथ जियारत पे, तो वहां पे कुछ पाकिस्तानी थे, कुछ यूपी के बहुत से लोग थे। तो वो बोलने लगे अब तो यूपी सरकार में योगी आ गए हैं, तुम लोग का क्या हाल चल रहा है?
तो मेरी बेटी ने जवाब दिया कि जो स्कूल के बाहर गुंडे होते थे वो नहीं खड़े होते हैं, और जो मेडिकल कॉलेज में या जो प्रशासन में लोग देखने जाते थे, आज वो ऐसा मुख्यमंत्री आया हमारा सीएम कि वो देखने जाता है उनको, उनका स्वास्थ्य का हाल देखता है और उनकी तारीफें करता है। और ये बेटी मेरी सिर्फ 6 साल की है। ओह, 6 पाकिस्तानी साल। ने मुझसे कहा, मेरी बेटी से कहा कि जिस दिन तुमको योगी जी या तुम्हारे फादर को या किसी मुस्लिम को गले लगा कर कह देंगे, उस दिन मैं मान लूंगा तुम्हारे योगी जी बहुत महान है। लगा लेना चाहिए। देखिए, मैं आपको प्रदेश सरकार की आपको तरफ से- पाकिस्तानी को जवाब देना है। तो मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने प्रदेश सरकार के इन कार्यों को देखा है, महसूस किया है, और आपकी पुत्री को भी मैंने इसी बात को कहा था। हम एक ऐसी कार्य संस्कृति को जन्म देना चाहते हैं जहां गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन, और वह कार्य संस्कृति सबके लिए है, किसी जाति के लिए नहीं, किसी मत और मजहब के लिए बिल्कुल। नहीं। और इसलिए हमने कहा ना कि ये व्यवस्था हम प्रदेश के अंदर लागू करेंगे। हम किसी को अपंग नहीं बनाना चाहते, उसको स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। वेरी नाइस। लेकिन ये भी आप उत्तर प्रदेश के लोगों से कह सकते हैं कि किसी मुस्लिम भाई को, किसी मुस्लिम बहन को डरने की, खौफ में रहने की जरूरत मैंने कहा ना, सबका साथ सबके विकास में सब आ जाता है। इसमें किसी को दूसरी चीज कहने की आवश्यकता ही नहीं। जब मैं कह रहा हूं कि ये सरकार पार्टी की नहीं, प्रदेश के 22 करोड़ लोगों की है, तो 22 करोड़ लोगों का विकास और 22 करोड़ लोगों की सुरक्षा की गारंटी हमारी है। हाँ, बशर्ते उस 22 करोड़ में कोई व्यक्ति अपने को कानून से ऊपर और संविधान से ऊपर न समझे। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका योगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी अदालत का ये मुकदमा यही खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सो ये पार्ट 4 बहुत ही बढ़िया था, और इसमें जो इल्ज़ाम था काफ़ी टफ था। उसका ये था कि आप मुस्लिम्स को टेरराइज कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से क्लैरिफिकेशन दिया कि ये पूरा गलत है। वो हर इंसान जो यूपी का है उसकी हेल्प करना चाहते हैं, हर बंदे की हेल्प करना चाहते हैं जो ये ना सोचे कि वो अबव द लॉ है। अगर वो इंसान सोचे कि वो लॉ के अंडर है और लॉ के अकॉर्डिंग काम करेगा, तो उन सब लोगों की हेल्प करेंगे। और लास्ट में आप देखते हैं जो एक मुस्लिम जेंटलमैन थे जिन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि देखिए मेरी 6 साल की बच्ची को भी ये फ़र्क पता लग रहा है कि इतना जो है गुंडे जो हैं कम हो गए हैं। तो और कहने की बात ये थी, इसमें काफ़ी मतलब इंटेंस मूवमेंट्स थे, मगर उन्होंने हर बात में यही कहा कि हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं सब के लिए। स्ट्रेस यही था कि सब के लिए इम्प्रूवमेंट होगी, सबका भला होगा, एज लॉन्ग एज वो जो है अपने आप को अबव द लॉ ना समझे, अपने आप को लॉ से ऊपर ना समझे। उन्होंने ये भी कहा था कि जो अभी तक चीज़ें कही गई हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी और हम उनको फॉलो कर रहे हैं। पहले जो थे गवर्नमेंट, वो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश था उसको फॉलो नहीं करती थी, मगर अब जो है वो आई है गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी रूल है उसको फॉलो करेगी। और उन्होंने यही कहा था कि हम ये नहीं चाहते कि हमारे लोगों को बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े और वहाँ पे जो जज है वो बार बार चिल्लाए कि तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो इसने कहा था ये नहीं होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम करेंगे और वो कर दिखाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा था अगर कोई चीज़ मुश्किल लग रही है तो हमारा काम ही मुश्किल को आसान करना है। और ये इसमें बात दोबारा कही गई थी कि अगर आप सोचते हैं अबव द लॉ हैं तो उनकी फैमिली को सोचना पड़ेगा कि वो इंसान रहेगा या नहीं रहेगा। वो उनको कहने का तरीका था। अब उन्होंने ये भी कहा कि कई बातें जो है आउट ऑफ कंटेक्स्ट ली गई हैं। कंडीशनल जो वो कह रहे हैं उनका कहना था आउट ऑफ कंटेक्स्ट है वो बात। उनका कहने का मतलब ये था कि अगर हम कोई इंसान बुरा करता है तो लॉ अपना काम करेगा। उन्होंने यही कहा था देखिए आपने कुछ बुरा किया, आपने अगर लॉ ब्रेक किया है तो आपको डील करना पड़ेगा सब लोगों से, क्योंकि आपने लॉ को ब्रेक किया है। और ये कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कर रहा है, अगर करेगा तो लॉ जो है अपना काम करेगा। लॉ सबके लिए एक है। बार बार उन्होंने इसी बात को कहने की कोशिश की है कि अगर आपने लॉ ब्रेक किया तो जो है लॉ जो है
पुलिस जो है इन्फोर्स करेगी लॉ को। अब उन्होंने ये भी कहा कि एक पॉइंट ये भी कहा था कि अगर सोसाइटी में प्यार से रहना है तो हर इंसान को कुछ सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। जैसे वो कह रहे थे कुछ सैक्रिफाइस, हर रिलीजन को थोड़ा सैक्रिफाइस देना पड़ेगा, जिसको सेम एज टॉलरेंस कहते हैं। ये टॉलरेंस यही है कि एज लॉन्ग एज दूसरा इंसान जो कर रहा है वो अच्छा है काम, तो करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए उन्होंने कहा था कि जो काऊ को स्लॉटर कर रहे हैं वो आपको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी और का रिलीजन कहता है तो उसके लिए कोई आप कर सकते हैं। और सिमिलरली उन्होंने कहा था कि ट्रिपल तलाक का जो है वो वहीं के लोग कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, फ़ोन पे हो रहा है या छोटी सी पर्ची पे लिख दिया और डिसोन कर लिया, गलत काम है। तो ये जो है जो सुप्रीम कोर्ट है, और उन्होंने कुछ और कहा था एनजीटी और समथिंग, वो लोग जो हैं वो इसका डिसीजन उन्होंने लिया है, हम सिर्फ डिसीजन को अप्लाई कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उन्होंने काफ़ी अच्छे से ये एक्सप्लेन कर दिया था। एक ने कहा भी था आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि हम मुस्लिम्स की को भी इक्वली ट्रीट करेंगे, तो उन्होंने फिर ही कहा कि जब मैं कह रहा हूँ कि मैं हर इंसान को न्याय दूंगा, हर इंसान को ट्रीट करूंगा एज पर द लॉ, तो इसमें हर इंसान इंक्लूडेड है। और उन्होंने ये भी कहा था कि देखिए, जो एक पॉइंट उन्होंने ये भी लिया था कि हिस्ट्री में देखिए कि एक टाइम पे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश और उसके आगे जो है बर्मा वगैरह, और एक्चुअल देखें हिस्ट्री में तो उसके आगे कंबोडिया तक, इंडोनेशिया तक जो है इंडिया ही था। एक ज़माना देखें इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया और जो भी डिफरेंट कंट्रीज़ है ईस्ट में जहाँ पे अभी भी इंडियन कल्चर है, और वेस्ट में जैसे वो रामायण का एग्जांपल दे रहे थे कि अफ़गानिस्तान से जो आए थे लोग रामायण में, तो अल्टीमेटली यही था कि ये सारा एक समय पे इंडिया था। अब वो बात अलग है कि इंडिया से उन्होंने कहा कि ये अलग है, ठीक है, हिस्ट्री चेंज हो गई, लोग आए, उन्होंने हिस्ट्री चेंज की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार यूनिफिकेशन हुआ था जर्मनी का, यहाँ भी हो सकता है, मगर उनको वो सिर्फ अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे थे कि लॉजिकल था कि एक ज़माने में एक था, अब टूट गया है, क्या पता फ्यूचर में फिर एक हो जाए। कुछ कहने से जैसे जर्मनी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हाँ, अभी डिफ़िकल्टी ये थी कि जर्मनी में ये था कि कल्चर एक ही था, रिलीजन एक ही था, इससे यूनिफिकेशन आसान हो गया। अभी वो कह रहे हैं कि ठीक है, हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर इस पॉइंट पर उन्होंने सिर्फ अपना लॉजिक दिखाया था कि हिस्ट्री में ये था, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा था, और कोई बात नहीं थी। मगर गोइंग बैक, जो मेन पॉइंट था बहुत अच्छी तरह से क्लैरिफाई किया था कि लॉ यूनिफॉर्मली अप्लाई होगा हर इंसान पे, और वो बहुत ही अच्छा आंसर था। और लास्ट में वैलिडेट भी हुआ था कि चेंजेस हो रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो सच्ची में ये जो लास्ट पार्ट था ना, जो कहते हैं ना फिनाले था, बड़ा ही बैंग से, धमाके से एंड हुआ है, और जो एंडिंग थी बहुत ही अच्छी थी, जहां पे एक इंडियन गए हैं बाहर कंट्री में और उन्होंने प्रेस किया है कि हमारे जो सीएम हैं उन्होंने इतना अच्छा काम किया। हाँ, मतलब बच्चा प्रेस करा, क्योंकि बच्चे को कोई लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स का, इसीलिए बच्चे से सच्चाई आ रही है। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको भी ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, हमें तो बहुत अच्छा लगा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।